Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S. Edhiya with you. Today we are going to discuss basic accounting terms. बट उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन। सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले टर्म्स देख लेते हैं आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स इज अ सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। मींस ट्रेड रिसीवेबल्स में आपकी दो चीजें आती हैं, एक आपका डेटर्स और एक आता है बिल्स रिसीवेबल्स। ये डेटर्स कौन होता है? डेटर्स की बात करते हैं। देखिए, यदि आपने किसी को सर्विस या गुड्स क्रेडिट सेल किया है, उधार बेचा है, अब जिसको उधार दे दिया, जिसने पैसा नहीं दिया, वो बंदा आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? डेटर्स हो जाएगा। दूसरा बिल्स रिसीवेबल क्या है? आपने किसी को गुड्स तो बेच दिया, वो भी उधार, साथ में उसने एक बिल लिख कर दिया है, उसने कहा है कि मैं आपको 3 महीने बाद इतने रुपए दूंगा, और नीचे अपने सिग्नेचर भी कर दिए हैं, तो वो होता है बिल्स रिसीवेबल्स। तो दोनों ही क्या है? दोनों ही आपकी क्या है? एसेट है। दोनों में ही पैसा मिलने वाला है, दोनों को ही आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि ये आपकी करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स होती हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसका उल्टा। जब आपने ट्रेड रिसीवेबल देखा तो ट्रेड पेबल भी हो सकता है। ट्रेड पेबल क्या होगा? ट्रेड पेबल भी इज द सम टोटल ऑफ बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। यहां पर टोटल होता है दो चीज का, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है और क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स जिनसे आपने गुड्स उधार खरीदा था, आपको पैसा देना है, तो वो लोग जिन्हें आप पैसा देंगे, मतलब आपका बिजनेस पैसा देगा, तो वो लोग कौन हो गए? आपके क्रेडिटर्स। ये आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। और दूसरा बिल्स पेबल क्या है? आपने किसी से गुड्स उधार परचेज किया, खरीद लिया, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया, साथ में एक बिल लिख के दे दिया कि मैं 3 महीने बाद आपको इतने रुपए दूंगा, तो ये हो गया आपका बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, दोनों को याद रखना और इनकी टर्म्स भी आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूट टू द स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। देखिए, एक एक्टिविटी को, एक गुड्स को, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, वो क्या होती है? आपकी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं वाउचर। वाउचर इज द एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जांपल ऑफ वाउचर: कैश मेमो, इनवॉइस बिल, रिसीप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा। वाउचर्स क्या हैं? दीज आर एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। मीन्स आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, आपने किसी से गुड्स खरीदा, ठीक है, गुड्स खरीद लिया, तो आपको, या आपने गुड्स बेचा, तो यदि आप किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं और आपने उसको पैसा दिया, तो वो क्या देता है? कैश मेमो देता है, एक रसीद देता है, एक स्लिप देता है कि हाँ भाई इतने रुपए आ गए। जैसे आप स्कूल में अपनी फीस जमा करते हैं, तो आपको बदले में क्या मिलती है? एक रसीद मिलती है, एक स्लिप मिलती है। वो जो फीस स्लिप मिली है, वही क्या है? आपका वाउचर। ये क्या बताता है? ये एविडेंस है, ये प्रूफ है, ये गवाह है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, हाँ इन्होंने फीस जमा की है। और यदि गुड्स उधार परचेज किया तो इनवॉइस होगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी होंगे, उनको मैं आगे चैप्टर में डिस्कस करूंगा। आगे देखते हैं आपका वाउचर के बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फॉर्म ऑफ अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर बाय द एंटरप्राइजेज। डिस्काउंट अलाउड मे बी ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सो ये क्या है? रिडक्शन है प्राइस में। यदि आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो उस गुड्स के वो जो गुड्स का प्राइस है, उस प्राइस में कितना रिडक्शन हुआ, कितनी कमी करी, उस कमी को क्या बोलते हैं? हम डिस्काउंट बोलते हैं। और ये डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका कैश डिस्काउंट और एक आपका ट्रेड डिस्काउंट। जल्दी से देखते हैं ये डिस्काउंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आपकी अगर बात करें डिस्काउंट की, वो है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर
to the purchaser of the goods when they buy goods of the certain quantity of the value. Sales are recorded at the net value, sale minus trade discount. Similarly, purchase are recorded by the purchaser at the net value, purchase minus trade discount. दूसरा आपका कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड टू द टाइमली पेमेंट ऑफ द अमाउंट. इट इज द एक्सपेंसेस फॉर द पार्टी अलाउड द डिस्काउंट एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट. इट इज द रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ द अकाउंट ऑफ बोथ इन द प्रैक्टिस. देखिए, एक है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक आपका कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट जब आप गुड्स किसी से परचेज करते हैं, जब आप गुड्स को खरीदते हैं, तो वो कहता है कि देखो जी हमारा गुड्स है, ये गुड्स है हमारा, और इस गुड्स पर अगर हम प्राइस बताएं आपको, तो इस गुड्स का प्राइस आपके 100 रुपीज है. अब 100 रुपीज में यदि आप बार्गेनिंग करते हैं या उससे कहते हैं नहीं जी ये तो मुझे कम में चाहिए, वो आपको 90 रुपीज में दे देता है, तो ये 10 रुपए जो कम करे हैं उसने, ये क्या है आपका, ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट. और इसकी रिकॉर्डिंग इसको हम लिखते नहीं है अपने अकाउंट्स में. भाई आप मार्केट में खरीद रहे हैं किसी का गुड्स, किसी फर्म का, अब फर्म के मालिक को जाकर क्या बताओगे कि मैं 90 रुपीज में लाया हूं इसको, या 100 का बताओगे, 90 में ही बताओगे, सीधी सी बात है, वो 90 का ही गुड्स कहलाएगा. तो ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, किसमें, अकाउंट्स में. तो ट्रेड डिस्काउंट क्लियर है, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उस टाइम जो गुड आप छूट देते हैं या लेते हैं, तो वो छूट क्या होती है आपकी, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है. इसका रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं अकाउंट्स में. अब आता है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्या है, वो डिस्काउंट जिसको आप गुड्स परचेज कर दिया लेकिन पेमेंट टाइम पर हो जाए, ये सोचकर आप डिस्काउंट दे रहे हैं. कह रहे हैं भाई 90 रुपीज की खरीदी, ये आपने कितने का खरीदा था, 90 का, लेकिन यदि आप मुझे 15 दिन के अंदर अंदर पैसा दे दोगे तो मैं आपको 10 रुपए की छूट और दूंगा, आपको केवल 80 रुपीज ही देने, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कैसे मेरा पेमेंट जल्दी आ जाए. तो ये कौन सी छूट होगी, ये कौन सा डिस्काउंट होगा, ये होगा आपका कैश डिस्काउंट, जो पेमेंट के टाइम पर दिया जाता है. इस कैश डिस्काउंट को रिकॉर्डिंग करते हैं देने वाले के यहाँ भी और लेने वाले के यहाँ भी. अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में जरूर करेंगे. इससे आगे देख लेते हैं बैड डेट. बैड डेट इज द अमाउंट ऑन द बिजनेस दैट इज द रिटर्न ऑफ बिजनेस इज द बिकम irrecoverable. It is the loss of the business and is thus debited to the profit and loss account. ठीक है, तो बैड डेट क्या है, आपने किसी को माल उधार बेच दिया, ठीक, आपके डेटर्स बन गए, लेकिन वो डेटर्स यदि आने वाले समय में आपको पैसा वापस नहीं करता है, माना आपने 1000 रुपए का किसी को गुड्स उधार बेच दिया, तो वो क्या है, आपका डेटर्स है, लेकिन वो बाद में जब पूरी साल हो जाएगी आपको पैसा नहीं देता है, आपका पैसा मर जाता है, डूब जाता है, तो उसको बोलते हैं बैड डेट. उसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या आता है, ये तो मैं पहले भी बता चुका. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट्स होता है जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है किसकी, इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस की, या आपका इसमें क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी होती है, कैपिटल होता है, रिजर्व एंड अदर अकाउंट्स बैलेंस होते हैं इसके, इस बुक में या इस स्टेटमेंट में. देखिए इसमें क्या है आपका बैलेंस शीट क्या है, एक ऐसा पोजीशन स्टेटमेंट है जिसमें आप एक तरफ दिखाते हैं एसेट, एक तरफ दिखाते हैं लायबिलिटी किसी भी फर्म की. लायबिलिटी एसेट हमेशा इक्वल होती है, इसमें रिजर्व भी होता है, इसमें कैपिटल भी होती है, किसमें, बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट क्या है, जी हाँ, ये आपका एक स्टेटमेंट होता है. उसके बाद आपकी बुक वैल्यू, दिस इज द अमाउंट ऑफ द इन विच द आइटम अपीयर इन द बुक ऑफ द अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखिए आप बुक्स में जितने का भी जो आइटम लिखते हैं वो उसकी क्या होती है, बुक वैल्यू होती है. अगर आपने कोई गुड्स खरीदा 100 रुपए में और आकर बुक में आपने 100 रुपए का ही लिख दिया, तो आप आगे इसी वैल्यू को क्या कहेंगे, बुक वैल्यू कहेंगे. उसके बाद आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो बुक ऑफ अकाउंट्स क्या है, ये आपका रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शंस का. जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उसका जो रिकॉर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं. नेक्स्ट है आपका गुड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. आपने एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा किया है, कितनी आपका स्पेंडिंग हुई है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उस एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं आप, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. क्रेडिट और डेबिट, ये दो नेम होते हैं. क्रेडिट क्या होती है, क्रेडिट होती है आपकी दो, क्रेडिट और डेबिट ये एक अकाउंट की दो साइड होती हैं. अगर बात करें आपके क्रेडिट की, तो ये क्रेडिट होती है आपकी राइट साइड, राइट साइड आपकी क्रेडिट होगी. अब राइट साइड कैसे, आप अपनी तरफ से अकाउंट्स को देखना, तो राइट हैंड पर जो आपकी आ रहा होगा वो आपकी क्रेडिट साइड होगी, जो आपके लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट हैंड पर आ रहा होगा वो आपकी डेबिट साइड होगी. जो भी क्रेडिट आइटम होगा वो लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, जो डेबिट आइटम होता है वो लिखा जाता है डेबिट साइड में.
क्रेडिट की अगर बात करें, इटालियन एक वर्ड था उससे बना था आपका क्रेडिटो से किससे क्या बना था, क्रेडिट। ऐसी डेबिटो से क्या बना था, आपका डेबिट बना था। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज द फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ द एसेट्स बिकम द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइम ऑफ द ऑब्सोलेंस ऑफ द एक्सीडेंट। इट इज द अलाउंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इन द अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, आपने कोई फिक्स एसेट परचेज करी, जैसे आपने मशीन, क्या आपने अगर 10 लाख रुपए की आज मशीन खरीदी, 5 साल बाद भी क्या है 10 लाख रुपए की रहेगी? नहीं, इसकी वैल्यू कम होती जाती है। आप अपनी बाइक को देख लें, अपनी कार को, अपनी गाड़ी को देख लें, जो वैल्यू आज है वो हमेशा वो वैल्यू नहीं रहती, वो वैल्यू कम होती चली जाती है। तो ये जो वैल्यू कम हो रही है, ये जो फॉल आ रहा है उसकी वैल्यू में, इस फॉल को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन आगे एक चैप्टर भी आएगा, उसमें हम देखेंगे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वहां और भी डेप्रिसिएशन को बता देंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि अगर आपकी फिक्स एसेट्स है, उसकी वैल्यू में कुछ फॉल आ रहा है, कुछ गिरावट, कुछ कमी आ रही है, उस गिरावट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये क्यों होता है? पासिंग ऑफ टाइम या उसको यूज करने से। उसके बाद आपकी एंटिटी, एन एंटिटी मीन्स द इकोनॉमिक यूनिट ऑफ द परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिलायंस इंडस्ट्री है, जैसे बजाज ऑटो, मारुति है, टिस्को है, ये सब क्या है? ये एक बिजनेस एंटिटी होती है। इसका मीन्स होता है किसी भी बिजनेस से, मीन्स बिजनेस को क्या बोलते हैं? एक एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी क्या है? आपका एक बिजनेस है या आपका कोई भी एंटरप्राइजेस होता है, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। और एंट्री क्या होती है? देखिए एंट्री होती है आपकी वो इवेंट जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में या बुक्स में, उसको हम एंट्री कहते हैं। एंट्री, यदि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, कोई लेन देन किया, अब उसको आप रिकॉर्ड जो कर रहे हैं अकाउंट्स में, उस रिकॉर्ड को, वो जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, उसको आप क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। इंसॉल्वेंट इज द पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ द पे इट्स डेट। मान लेते हैं कोई बंदा एक ऐसा है या कोई फर्म्स ऐसी है, कोई आदमी भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है, जो अपना डेट नहीं दे पा रहा है, अपना कर्जा वापस नहीं दे पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं या उसको बैंकक्रप्ट भी बोलते हैं। तो ये आपका इंसॉल्वेंट होता है, इसको याद रखना है। ऐसा पर्सन या ऐसा इंस्टीट्यूट जो अपना पैसा वापस नहीं दे पा रहा है। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर a person who makes the investment and bears all the risk associated with the business is called proprietor। proprietor क्या है? वो बंदा, वो पर्सन जो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, उसको बोलते हैं हम प्रोप्राइटर। उसके बाद आपका रिबेट क्या होता है? इट इज अ डिडक्शन इन द प्राइस अलाउड ऑफ द सेलर of goods after the goods have been sold, stating different rebate of the offer or allowed of the sales completing in the past। देखिए अगर आपने कोई सेल भी कर दी, परचेज भी कर दी, देखिए अगर आप बेचते समय कुछ छूट दे रहे थे, तो वो क्या था? आपका वो था आपका ट्रेड डिस्काउंट। पैसा नहीं मिला, पैसा जल्दी लेने के लिए आप डिस्काउंट दे रहे थे, उसको कह रहे थे कैश डिस्काउंट। लेकिन जब आपने गुड्स भी सेल कर दिया, सब काम हो गए, लेकिन कुछ और अलग पर्पज होता है, जैसे आपका माल डिफेक्टेड था, आपने किसी को माल बेचा, लेकिन माल क्या था? डिफेक्टेड था, उसमें कुछ कमी थी, तो वो कह रहा भाई माल मैं तो वापस कर रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई कुछ पैसे कम दे दियो यार। तो ये जो आप छूट दे रहे हैं कि कुछ पैसे कम दे दियो, तो इसको बोलते हैं वो रिबेट। तो क्या डिस्काउंट तो अलग था और ये रिबेट अलग है। रिबेट कब है? जब आपका ट्रांजैक्शन हो गया है, आपका क्या बोलते हैं, केवल माल में कुछ डिफेक्ट आया है। सोलवेंट क्या होता है? ये एक ऐसा पर्सन है या एंटरप्राइज होता है जो पोजीशन में है डेब्ट अपना देने की, अपना कर्जा वापस कर सकता है, वो सोलवेंट। और इंसोल्वेंट जो कर्जा वापस नहीं कर सकता, ये मैंने आपको अभी बताया था। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका आगे कुछ नहीं है आज आपका, यहाँ पर मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर फिनिश कर लिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक चैप्टर तो फिनिश हो गया। तो यदि आपने अब तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लें, क्योंकि मैंने कहा था कि ये इनके बिना आप अकाउंटिंग नहीं समझ सकते। ये वो वेपन्स हैं जिसके बिना आप किसी युद्ध को नहीं जीत सकते। तो यदि आप युद्ध को जीतना चाहते हैं, यदि आप अकाउंट को रीड करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको ये वेपन्स या अकाउंटिंग टर्म्स समझने, याद करने जरूरी है। तो मेरी आप पिछले वीडियो देख लेना, मैं आपको लिंक कमेंट बॉक्स लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, जाने से पहले यार वीडियो को लाइक करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।